हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। हम लोग बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। और मैंने आपको अभी तक बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या चीजें बता दिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड कर लिया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने बात किया, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। केमिकली इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और केमिकल नेचर इसका होता है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं विथ जनरल फॉर्मूला CxH2O होल Y, जिसका जनरल फॉर्मूला CxH2O होल Y होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में फिर हमने बात किया इसके क्लासिफिकेशन पर। तो ये बाय क्लासिफिकेशन 3 टाइप होते हैं, दैट इज मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स जो होती है वो सिंपलेस्ट शुगर होती है। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर, कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज बाय हाइड्रोलाइसिस। इसको हम हाइड्रोलाइसिस के थ्रू और ज्यादा डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज बाय हाइड्रोलाइसिस। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, तो ये कंपाउंड मोनोसैकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसको आप और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। तो इट इज द सिंपलेस्ट शुगर, ऐसा भी आप कह सकते हैं ना। इसके बाद बारी आई ओलिगोसैकेराइड्स की। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? आर द शुगर्स विच गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, जिसके हाइड्रोलिसिस पर 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां बनती हैं, उसको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड विच गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे मोल्टोज शुगर है, तो मोल्टोज शुगर को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, मोल्टोज शुगर को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो 2 शुगर यूनिट बनाएगा, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट बनाएगा, दैट इज ग्लूकोज। और अगर हम फ्रक्टोज को सुक्रोज को, अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं विद एंजाइम इन्वर्टेज के प्रेजेंस में, तब वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। देन इट गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है सुक्रोज। ठीक है। उसके बाद ट्राइसैकेराइड की अगर बात करें, तो जो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलिसिस पर, उसको हम ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं, विच प्रोड्यूसेस 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे हमने रैफिनोस का हाइड्रोलिसिस देखा, तो रैफिनोस के हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जैसे मोनोसैकेराइड बनते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जैसे मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है जब हम बात करते हैं रैफिनोस की, तब रैफिनोस का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब। ठीक है। तो ये हुआ ट्राइसैकेराइड। जो 4 मोनोसैकेराइड बनाएगा वो टेट्रासैकेराइड। इसी तरीके से आगे क्लासिफाई होगा। इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है? दोज शुगर्स विच प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसके हाइड्रोलिसिस पर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। तो विच प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी पीछे के हिस्से से ध्यान रखनी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद 6 मेंबर्ड रिंग अगर कहीं पर होता है तो उसको हम पाइरोनोस कहते हैं, और 5 मेंबर्ड रिंग होगा तो उसको हम फ्यूरानोस कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसको ध्यान रखना है। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोस कहते हैं, जबकि फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोस कहते हैं। 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोस, और कीटोन उसका मेन ग्रुप है इसलिए कीटोहेक्सोस भी उसको हम कहते हैं। ठीक है। तो यहां तक के बारे में, क्लासिफिकेशन तक के बारे में हमने बात कर लिया था। अब आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे
ग्लूकोज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज C6H12O6, ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, और इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। जो ग्लूकोज का मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, ठीक है। और ग्लूकोज का मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड CHOH और ये CHOH और इसके साथ फिर से CHOH कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 5, और ये 6th कार्बन CH2OH। तो दिस इज द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम डी ग्लूकोज भी कहते हैं, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज भी कहते हैं, क्योंकि नेचुरली जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। नेचुरली ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, इसलिए इसको डी ग्लूकोज भी कहते हैं। तो क्या क्या चीजें देखो ध्यान रखना है, C6H12O6 और मेन इसका जो ग्रुप है वो CHO। तो अगली बात क्या ध्यान रखनी है, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज। ग्लूकोज को हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज। because it is optically active and dextrorotatory. It means rotate the plane of polarized beam of light towards left to right. Rotate the plane of polarized beam of light towards left to right. और लिवोरोटेटरी क्या होते हैं, उसका ऑपोजिट, जो राइट टू लेफ्ट रोटेशन शो करते हैं उसको हम कहते हैं लिवोरोटेटरी। तो ग्लूकोज कैसा है, बाय नेचर जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज, इसलिए ग्लूकोज को हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज। अगर कभी आपने हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को बोतल चढ़ते हुए देखा होगा तो उस पर लिखा रहता है डेक्स्ट्रोज, है ना। तो 5% डेक्स्ट्रोज, 6% डेक्स्ट्रोज, लाइक दिस। कॉमनली जो है 5% डेक्स्ट्रोज यूज करते हैं इस फिनोमेना के लिए। तो ये बात क्लियर कि ग्लूकोज जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, नेचुरली ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज कहते हैं, ठीक है। एक बात ये हो गई। ऑल्सो कॉल्ड ग्रैप्स शुगर, अंगूर से मिलने वाली शक्कर है ये ग्रैप्स शुगर। बाकी फ्रूट्स के अंदर कॉमनली फ्रक्टोज शुगर होती है, कॉमनली इन द फ्रूट्स देयर इज फ्रक्टोज शुगर। ऑल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर, इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। और जब इसका कॉम्पोजिशन एक लिमिटेड अमाउंट से बढ़ जाता है तो दैट कंडीशन, जब एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होता ग्लूकोज का, इंसुलिन कम हो जाती है, तब प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तब इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज। और ब्लड शुगर के अंदर 65 to 110 मिलीग्राम, 65 to 110 मिलीग्राम, 65 to 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड शुगर का कंसंट्रेशन होना चाहिए, ओके। तो ग्लूकोज जो है वो नेचुरली डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज कहते हैं। ग्लूकोज इज द ग्रैप्स शुगर, ग्लूकोज को हम ग्रैप्स शुगर भी कहते हैं, अंगूर में मिलती है इसलिए ग्रैप्स शुगर बोलते हैं। और ब्लड शुगर भी बोलते हैं इसको। ब्लड के अंदर 65 to 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड शुगर का कंसंट्रेशन मिलना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या बातें
इंपॉर्टेंट हैं ग्लूकोज के बारे में, तो उन पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, पहले हाईलाइट कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है ग्लूकोज, इसके पास 1, 2, 3 एंड 4। तो ग्लूकोज के पास कुल 4 काइरल कार्बन एटम होता है, 4 काइरल कार्बन एटम, 4 काइरल कार्बन एटम। ग्लूकोज के पास कुल 4 काइरल कार्बन एटम होते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, 2 to the power n, where n is the number of chiral carbon atom, जहां पे n क्या है, काइरल कार्बन एटम्स का नंबर है। तो ग्लूकोज के पास 16 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बनाता है, ये 16 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बनाता है। ग्लूकोज जो है 16 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बनाता है। ग्लूकोज फॉर्म 16 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। 8 रैसमिक आइसोमर, 8 रैसमिक आइसोमर, 8 रैसमिक आइसोमर भी बनाएगा। आर का फॉर्मूला होता है A/2। तो ग्लूकोज के पास कुल 4 काइरल कार्बन एटम हैं, इसलिए 16 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बनाएगा और 8 रैसमिक आइसोमर फॉर्म करेगा ये, ठीक है। 8 रैसमिक आइसोमर भी फॉर्म करता है, 8 रैसमिक आइसोमर फॉर्म करेगा। अगली बात, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है इस पे। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, in cyclic structure of glucose there are 5 chiral carbon atom, 5 chiral कार्बन एटम। तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर 5 काइरल कार्बन एटम होते हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है उसका 6 मेंबर्ड रिंग होता है, इसलिए पायरोनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इन पायरोनोज स्ट्रक्चर को हावर्थ ने पहली बार बनाया था, ठीक है। तो हावर्थ स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं। पायरोनोज रिंग होती, मतलब पायरोन का मतलब मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया था कि 6 कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज। तो एक बार मैं स्ट्रक्चर आपके लिए इसको ड्रॉ कर देता हूं। तो ग्लूकोज जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग का पायरोनोज स्ट्रक्चर बनाता है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, नॉर्मल स्ट्रक्चर में इसके पास 4 काइरल कार्बन होती है, जबकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसके पास 5 काइरल कार्बन होती है। आसानी से, क्योंकि हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसको अच्छे से नहीं करेंगे, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि कहां पर क्या होता है। अगर कोई एक्सेप्शन आ रही है तो उसको हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुल कितने काइरल कार्बन एटम हैं? द काइरल कार्बन एटम्स आर 5 इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ग्लूकोज के 5 काइरल कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं। 5 काइरल कार्बन एटम्स आर देयर इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कुल 5 काइरल कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे। एंड दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो केवल एक इधर वाले को छोड़ दीजिए, बाकी सब इसके काइरल कार्बन एटम वाले स्ट्रक्चर हैं। तो दिस इज साइक्लिक structure of glucose, cyclic structure of glucose, also called pyranose structure। pyranose structure भी इसको कहते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग को पायरोन बोलते हैं ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड पायरोन रिंग। 6 मेंबर्ड कहा है मैंने, बार बार इस बात को रिपीट किया है, ध्यान रखिएगा। 6 कार्बन रिंग नहीं कहा था मैंने, 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर होने चाहिए, तो 5 कार्बन है उसके पास और 1 ऑक्सीजन है, तो 6 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड पायरोन रिंग। और पायरोन रिंग ऑफ ग्लूकोज के अंदर 5
कायरल कार्बन एटम है, केवल एक CH2OH वाला ग्रुप जिसपे दो आइडेंटिकल हाइड्रोजन है वो कायरल नहीं है, वो कार्बन कायरल नहीं है, बाकी सभी कार्बन इसके कैसे हैं, कायरल हैं। तो ये ग्लूकोज से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन। ग्लूकोज इज नेचुरली डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज कहते हैं, और ब्लड शुगर भी कहते हैं, ग्राफ शुगर भी कहते हैं। ब्लड के अंदर 65 to 110 मिलीग्राम शुगर पर 100 ml ऑफ ब्लड इज द नॉर्मल कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन इसके ऊपर तो हाइपरग्लाइसीमिया और इसके नीचे तो हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो इट हैज 4 कायरल कार्बन एटम, 16 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। अब बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, हाउ टू प्रिपेयर द ग्लूकोज। तो सुक्रोज से ग्लूकोज पे जा सकते हैं, सबसे आसान काम है। C12H22O11 सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। एंजाइम इन्वर्टेज के प्रेजेंस में अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो मिल जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब यहाँ पे आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिल जाएगा, मतलब इससे हम ग्लूकोज भी बना सकते हैं और फ्रक्टोज भी बना सकते हैं। ग्लूकोज हैविंग aldehydic group, it is aldohexose and fructose is hexoketose or ketohexose। ठीक है, तो यहां से आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। इसके बाद C12H22O11 मॉल्टोज शुगर से भी हम ग्लूकोज बना सकते हैं। मॉल्टोज शुगर को वाटर से ट्रीट कर दीजिए। एंजाइम यहां पे रहेगा डायस्टेज, तो मॉल्टोज से जाएंगे तो एंजाइम रहेगा मोल्टेज। तो मोल्टेज एंजाइम इसको क्या करेगा, ग्लूकोज में चेंज कर देगा, C6H12O6 बन जाएगी। इसके बाद स्टार्च से हम जा सकते हैं। C6H10O5 होल N इज द स्टार्च एंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और मैंने आपको कल बताया था कि एमाइलेज और टाइलिन जो एंजाइम है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो भी सीधे सीधे स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बाहर रखकर है तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो मिल जाएगा N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो देयर इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको बताया है ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज कैसे फॉर्म होगा उसके बारे में बात की हमने। अब बात करते हैं ग्लूकोज की प्रॉपर्टी के बारे में, अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ग्लूकोज। मेल्टिंग पॉइंट 146, मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 146 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अब बात करेंगे आगे इसके अदर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज अंडर द कैटेगरी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो एक बात अभी हम लोग उसके बारे में भी अलग से बात करेंगे, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो क्या ध्यान रखना है, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर,
ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है, मतलब दूसरे कंपाउंड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज ऑफ फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप, बिकॉज ऑफ फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप, बिकॉज ऑफ फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो जिस शुगर के अंदर फ्री अल्डिहाइडिक या फ्री कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर के कैटेगरी में आते हैं। जैसे फ्रक्टोज के बारे में भी आपको पता है कि वो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। तो ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज ऑफ फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप। इट रिड्यूसेस फैलिंग solution and tolerance reagent, फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट दोनों को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कॉपर +2 आयन को रिड्यूस करके कॉपर +1 आयन में भेज देता है। क्यूप्रिक टू क्यूप्रस कन्वर्जन करता है और क्यूप्रिक टू क्यूप्रस कन्वर्जन के कारण रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है। और टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है। इट फॉर्म्स सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो Ag+ को Ag में कन्वर्ट करने का काम भी करेगा। तो ग्लूकोज इज द रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज ऑफ फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है और खुद अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा, इट गेट ऑक्सीडाइज। तो अब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फिर से बात करते हैं। विथ ऑक्सीडेशन, तो विथ फैलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट और रोसेस सॉल्ट, कॉपर सल्फेट और रोसेस सॉल्ट। रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2+ आयन इन फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्लूकोज इज द C6H12O6। अब रिएक्शन जब हमको लिखना है तो हम कैसे लिख देंगे, यहां पे कॉपर 2+ आयन का प्रेजेंस है और ये इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज को C6H12O7 में। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड और कॉपर 2+ आयन क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉपर 2+ कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो गया है ना, कॉपर 2+ टू कॉपर +1। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फाइनली ग्लूकोनिक एसिड। तो अगर ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज को अगर हम फैलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इट रिड्यूसेस कॉपर 2+ आयन इनटू कॉपर +1 आयन। कॉपर 2+ आयन को कॉपर +1 आयन में रिड्यूस कर देगा और क्यूप्रस ऑक्साइड के बनने के कारण रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो दिस इज रिएक्शन विथ फैलिंग सॉल्यूशन। तो ये ग्लूकोज का फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन है, रिएक्शन विथ फैलिंग सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप पर, टॉलेंस रिएजेंट। तो रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट में कैसा रहता है, सिल्वर ऑक्साइड यूज करते हैं हम Ag2O। तो Ag2O जब यूज करते हैं सिल्वर ऑक्साइड तो यहाँ Ag पॉजिटिव में रहता है और जब वो मिरर फॉर्म करता है तो 0 हो जाता है। तो अगेन इट रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट, ग्लूकोज हैविंग कैपेबिलिटी टू रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट, हेंस ग्लूकोज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। इसलिए ग्लूकोज को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, तो नाउ C6H12O6 ग्लूकोज, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O is a part of tolerance reagent, ammonical silver nitrate से आया Ag2O।
ठीक है, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा C6H12O7, तो ग्लूकोज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज इनटू ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया ग्लूकोनिक एसिड में, और यहां पे सिल्वर आयन रिड्यूस होकर के +1 से कहां पर पहुंच गया, 0 पर पहुंच गया सिल्वर, ठीक है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर, तो बन गया सिल्वर मिरर। तो मिरर टेस्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ। फ्रक्टोज में मिरर टेस्ट क्यों आता है, क्योंकि फ्रक्टोज टॉटोमेरिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, टॉटोमेरिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज, इसलिए उसके अंदर भी ये टेस्ट पॉजिटिव जाते हैं। उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोगों ने वहां पे बात किया था एल्डिहाइड कीटोन वाले यूनिट में। तो ये ग्लूकोज का सेकेंड ऑक्सीडेशन हो गया। तीसरा ऑक्सीडेशन ब्रोमीन एक्वस सॉल्यूशन, ब्रोमीन एक्वस सॉल्यूशन, तो ऑल द 3 times इट इज gluconic acid converted into gluconic acid. So bromine aqueous is also act as oxidizing agent and it is converted glucose into gluconic acid. तो तीनों बार ध्यान रखना है, फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में करते हैं कन्वर्ट, फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन बाय HNO3। तो HNO3 जो है वो इन तीनों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने से क्या होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ये ग्लूकोसैकरिक एसिड में, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोसैकरिक एसिड के अंदर। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन कर देगा ग्लूकोसैकरिक एसिड के अंदर। CHO शॉर्ट फॉर्म में ही फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि एक ही कार्बन से काम है, CHOH होल 4 और CH2OH। दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज विथ ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो नाइट्रिक एसिड देखो कैसे इसको ऑक्सीडाइज करेगा, COH CHOH होल 4, बाकी जो 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए थे हमने, these are the mild oxidizing agent or weak oxidizing agent, but nitric acid is the strong oxidizing agent. It converted secondary alcohol also into acid. This compound is called glucosaccharic acid. तो यहां से कंपाउंड बन जाएगा ग्लूकोसैकरिक एसिड। तो ग्लूकोसैकरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, ग्लूकोसैकरिक एसिड बना देगा, ठीक है। तो देयर इज द 3 and 4th step of the oxidation. Tollens reagent give gluconic, failing solution give gluconic, bromine aqueous give gluconic acid, and nitric acid form glucosaccharic acid where both the primary alcohol group is oxidized। जहां पे एक aldehyde और एक primary alcohol, one of the aldehyde and one of the primary alcohol, lower side primary alcohol is oxidized into acid. So there is formation of glucosaccharic acid. Now reduction of glucose, reduction of glucose। तो ग्लूकोज के रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, पहला विथ Na C2H5OH और LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
NaCl2H5OH or lithium aluminum hydride reduce the glucose into sorbitol. Reduce the glucose into sorbitol, where aldehydic group is reduced again into alcohol. तो CHO से कहाँ चला जाएगा? CH2OH, CHOH whole 4 और CH2OH. This compound is called sorbitol. तो glucose is reduced into sorbitol by NaHG or lithium aluminum hydroxide. Lithium aluminum hydride reduces the glucose into sorbitol. NaHG भी यूज कर सकते हैं. NaHG is also act as a catalyst here. तो sorbitol का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर. अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज पर. हम लोग चर्चा कर रहे हैं विथ HI. तो HI का रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. So many times the question is asked how it will justify that glucose is a chain, linear chain structure. Glucose एक रेखीय संरचना है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो दिस इज जस्टिफाइड बाय द रिडक्शन विथ HI. तो HI के साथ अगर ग्लूकोज को आप रिड्यूस करोगे तो वो नॉर्मल हेक्सेन बनाता है. ठीक है. ऑन हीटिंग विथ HI, तो रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ HI क्या ध्यान रखेंगे? व्हेन ग्लूकोज heated with HI, glucose is heated with HI, then it forms normal hexane. Then it forms normal hexane. Then it form नॉर्मल हेक्सेन. तो ग्लूकोज को अगर HI के साथ हीट करेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा. देन इट फॉर्म्स नॉर्मल हेक्सेन. ग्लूकोज इज हीटेड विथ HI, देन इट फॉर्म्स नॉर्मल हेक्सेन. दिस reaction justify 6 carbon atoms are linked in a straight chain. The 6 carbon atom of glucose, 6 carbon atom of glucose linked in a straight chain. Linked in a straight chain. ये रिएक्शन ये बताता है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब सीधी श्रृंखला में उपस्थित हैं. इस बात को जस्टिफाई करता है. तो इसको ध्यान रखेंगे. द रिएक्शन which is used to justify the chain structure of glucose is the reduction with HI. HI के साथ रिडक्शन करने पर हमको ये बात पता चलती है. तो देखो ग्लूकोज CHOH whole 4 CH2OH reduced with HI, heated with HI. तो HI act as a strong reducing agent. HI strong reducing agent के जैसा काम करता है. HI is act as strong reducing agent. C6H12O6 है. तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड CH3CH2CH2CH2CH3. 1 2 3 4 5 6 कार्बन का स्ट्रक्चर. दिस इज नॉर्मल हेक्सेन. और नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन इस बात को जस्टिफाई करेगा कि
कि ग्लूकोज जो है वो चेन स्ट्रक्चर है। तो देयर इज द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द टू डिफरेंट स्टेप्स। देन अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर। तो रिएक्शन विथ मिथाइल अल्कोहल, रिएक्शन विथ मिथाइल अल्कोहल। रिएक्शन विथ मिथाइल अल्कोहल, रिएक्शन विथ CH3OH, methyl alcohol. It gives methyl glucoside. Methyl glucoside. Methyl glucoside is the product. तो मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा मिथाइल ग्लूकोसाइड। मिथाइल ग्लूकोसाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और रिएक्शन देखिए कैसे होगी, C6H12O6, तो C6H11O5OH, इसको ऐसा लिख दीजिए आप। तो C6H12O6 प्लस मिथानॉल, प्रोडक्ट इज कॉल्ड मिथाइल ग्लूकोसाइड। तो ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा यहां से, एंड दिस इज C6H11O5OCH3। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ग्लूकोसाइड। तो मिथाइल ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज जब वो मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ मिथाइल अल्कोहल देन इट गिव्स मिथाइल ग्लूकोसाइड। तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिएक्शन विथ मिथाइल अल्कोहल भी हो गया है ना। मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके मिथाइल ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन करेगा। देन अब एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्सिलेमिन, फिनाइल हाइड्रोजीन, इन सब के साथ भी रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। नॉर्मल जो एल्डिहाइड है वो क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो देखो ये CHO, बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है इसके, केवल आपको अच्छे से एक बार ऑब्जर्व करके रखना है। ये CH2OH, शॉर्टकट लिखा मैंने ग्लूकोज को, हाइड्रोजन साइनाइड एज इट इज, जैसे हम नॉर्मल एल्डिहाइड में ट्रीट कर रहे थे, H+CN-, यहां पे बॉन्ड फिशन होगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ एडिशन रिएक्शन है। सिंपल व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है और वापस हीट करने पर कलरलेस हो जाता है, मतलब अपने ओरिजिनल कंपाउंड में वापस चला जाता है। तो CH और ये आया CN और ये OH, और बाकी कार्बन पर आपने कोई काम नहीं किया तो उसको एज इट इज नोट कर देंगे, CHOH4 CH2OH, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इज द कंपाउंड हियर। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब उसके बाद रिएक्शन विथ HCN के बाद रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलेमाइन NH2OH, रिएक्शन विथ NH2 या हाइड्रोक्सिलेमाइन NH2OH, reaction with NH2OH, hydroxylamine, it gives oxim, it gives oxim, it give oxims, है ना, oxims का फॉर्मेशन करेगा। तो ग्लूकोज फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CHOH4 और ये CH2OH। ऑक्सिम्स के साथ
ऑक्सिम का फॉर्मेशन, तो NH2OH, NH2OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेमाइन, हाइड्रोक्सिलेमाइन, NH2OH इज द हाइड्रोक्सिलेमाइन, वाटर निकाला और प्रोडक्ट रेडी, HC डबल बॉन्ड NOH, लोअर मेंबर्स पर हमने कोई काम नहीं किया, CHOH होल 4 और ये CH2OH, ग्लूकोज ऑक्सिम, ग्लूको ऑक्सिम बोल लो आप या ग्लूकोज ऑक्सिम भी बोल सकते हैं, ग्लूको ऑक्सिम, ओके, ग्लूकोक्सिम और ग्लूकोज ऑक्सिम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लूकोज ऑक्सिम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन के बारे में, अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन, ये यहां पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोज की, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन, रिएक्शन with phenyl hydrazine, reaction with phenyl hydrazine, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन, और ये इसको आइडेंटिफाई करने का टेस्ट भी है, तो रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन, इट गिव्स ग्लूकोसाजोन, तो उसको ओसाजोन फॉर्मेशन कहते हैं, इट गिव्स ग्लूकोसाजोन, क्या बनाएगा, कंपाउंड ग्लूकोसाजोन बनाएगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों फिनाइल हाइड्राजीन के साथ बॉयल करने पर जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर हैं, all the reducing sugar form osazone, give osazone test, और फर्स्ट 2 कार्बन इन्वॉल्व होता है इसमें, C1 और C2, इन्वॉल्वमेंट ऑफ C1 एंड C2, all reducing sugar give osazone by involvement of C1 and C2, फर्स्ट और सेकंड कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है ओसाजोन के फॉर्मेशन में बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ C1 एंड C2, तो C1 और C2 दोनों इन्वॉल्व होंगे, मतलब फर्स्ट 2 कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होगा यहां पे ओसाजोन के फॉर्मेशन के लिए, ग्लूकोज से आएगा तो ग्लूकोसाजोन कहेंगे, और क्योंकि कीटोन्स में भी ये रिएक्शन कॉमन है तो ये ध्यान रखना है, इसलिए इसको ऐसा कर दिया कि जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं सब ओसाजोन टेस्ट देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टलाइन निडल शेप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। अब देखो रिएक्शन पे बात करते हैं, तो CHO CHOH CHOH होल थ्राइस CH2OH, मतलब नीचे के 4 कार्बन पर हमने कोई काम नहीं किया है। अब देखो रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन NH2 NHC6H5, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए अच्छे से समझेंगे, NH2 NHC6H5 और NH2 NHC6H5, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। तो ग्लूकोज का रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, देयर इज द फर्स्ट वाटर रिमूवल, तो पहले कार्बन पर हमने ये काम किया, सीधे सीधे वाटर रिमूव किया, वाटर रिमूव करेंगे और रिमेनिंग पार्ट को जोड़ देंगे। अब सेकंड कार्बन पर हम देखिए कैसे काम कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है, जो सेकंड कार्बन पर हम काम कर रहे हैं उसको। तो H को मैंने NH2 को दिया तो ये हो गया NH3,
NH2 से एक H जोड़ा तो NH3, एक H यहां से लाए और इसको दे दिया तो ये हो गया C6H5NH2, मतलब एनिलीन बाहर निकला। और यहां का जो ऑक्सीजन था, दैट ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एज अ वाटर, ये ऑक्सीजन और इस H2 को रिमूव किया हमने एज अ वाटर। नाउ सम कॉम्प्लिकेशन इज देयर, तो फिर से देखो H2O, यहां का एक H मैंने इस NH2 को दिया, एक H NH2 को दिया तो NH3, एक H सेकेंड कार्बन के बैक साइड से उठाकर NH को दिया तो C6H5NH2, और दिस ऑक्सीजन इज रिमूव्ड विथ दैट हाइड्रोजन H2 तो वाटर। तो नाउ फाइनल द प्रोडक्ट इज व्हाट, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 at the C2, C दो वैलेंसी फ्री हुई, पीछे का हाइड्रोजन भी आ गया, OH भी पूरा रिमूव हो गया है, C डबल बॉन्ड N NH C6H5, और लोअर मेंबर्स पर हमने, नीचे वाले मेंबर पर कोई काम नहीं किया, CHOH होल थ्राइस CH2OH, ओके, एंड द बाय प्रोडक्ट्स आर हियर, aniline C6H5NH2, aniline plus ammonia, and there is 2 molecules of water. 2 molecules of water is also here. तो this is ओसाजोन टेस्ट। तो पहले 2 मेंबर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जब ग्लूकोज को हम फेनाइल हाइड्राजीन के साथ बॉईल करते हैं तो नडल शेप क्रिस्टल बनता है, ओसाजोन नडल शेप क्रिस्टल बनता है जिसको ओसाजोन कहते हैं, ओके। तो दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फेनाइल हाइड्राजीन, और जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं सब ये टेस्ट पॉजिटिवली देते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहां पर भी चर्चा करेंगे और फिर अगले टॉपिक पर जाएंगे। ओके कमांडोस, थैंक यू।